बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासत के अंदर जितने उलझे हुए मामलात हैं, तारीख़ में शायद इसकी बहुत कम मिसाल मिलती है। और एक ऐसा धागा जिसका एक सिरे से दूसरे सिरे का पता ही नहीं चल रहा कि उसको सुलझाना किस तरह से है और इसको सुलझा कर किस तरह से एक ही जगह पर यकजा किया जा सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई ज़ेर-ए-ताब जमात है या फिर कोई ऐसी जमात है जो अपने लिए रास्ता देख रही है, गुंजाइश देख रही है, या कोई ऐसी जमात है जिसकी शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगी। और चाहे किसी का साइज़ बहुत बड़ा हो, चाहे किसी का साइज़ बहुत छोटा हो, तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत आइंदा आम इंतखाबात के अंदर जो है वो हिस्सा लाजमी तौर पर लेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से जहांगीर तरीन साहब ने एक बहुत बड़ी ख़बर दी है कि वो आम इंतखाब के अंदर जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की सूरत हाल है वो ख़ुद बड़े सरप्राइज़ के अंदर है। तो वो क्या बड़ा सरप्राइज़ देंगे? जो चीज़ जो एक हिस्सा जोड़ तोड़ के साथ उनका बनाया गया है, तो ऐसी सूरत में वो लोग जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, वो लोग अपने हलकों में जाने की जिसारत नहीं कर पा रहे। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा कि आम इंतखाबात के अंदर जहांगीर तरीन साहब कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो देने जा रहे हैं सियासी जमातों को भी, कौम को भी। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है, हर जमात, चूँकि अब इलेक्शन का बिगल तो बच चुका है, हर जमात अपने एक बयानिए के साथ सामने आ रही है। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो हमेशा ही जो अब अपने लिए रास्ता तलाश कर रही थी, ख़ास तौर पे 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद कि उन्हें कोई रास्ता मुयस्सर आ पाता, तो ऐसी सूरत में नून लीग ने जो बयानिया अपना बनाया था, पहले मुज़ाहमत थी, फिर मुफाहमत थी, फिर खामोशी हो गई। कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने एक बमबार तकरीर की और वो एक बिगल बजाया गया नून लीग की तरफ से कि हम इलेक्शन के अंदर मुज़ाहमत का बयानिया लेकर उतरेंगे। अगले दिन मोहतरमा मरियम बीबी ने एक जगह पे, शायद यूथ कन्वेंशन था, वहाँ पे उन्होंने स्पीच की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वालिद गिरामी बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते इंतकाम की सियासत के ऊपर, मगर उससे चंद घंटे पहले उनके वालिद गिरामी जो है वो एटम बम फोड़ चुके थे। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर इस फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि उन्हें अपने लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। उन्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद भानुमती का कुंभा होगा, और जिस तरह से पीडीएम के 16 महीने के अंदर कोई काम बेहतर तौर पे नहीं हो सकता, कोई हुआ ना, और कुछ एग्जीक्यूशन भी ना हुई एग्रीमेंट्स की, कुछ मामलात थे वहीं लटके के लटके रह गए। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून को अब सिर्फ अपने लिए एक तंग गली नज़र आ रही है। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं सियासत के और यकीनी तौर पर बहुत पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती थी। रातों रात ये नींदें उड़ गई। शहबाज शरीफ साहब लंदन की दौड़ लग गई, एक नई सियासी जमात का वजूद, उसमें नून लीग के सबसे ज़्यादा पुराने सियासी खिलाड़ी, और सबसे ज़्यादा जो एक डैमेज होगा पॉलिटिकली वो होगा मुस्लिम लीग नून को। और इसीलिए लंदन की तरफ ये दौड़ लगी है शहबाज शरीफ साहब की। मरियम बीबी क्यों गई हैं? ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि शायद उनकी बेटी लंदन में है, उसके एडमिशन का कुछ मामला था, वो इसलिए वहाँ पर गई हैं। मगर अगर ये सारी सूरत हाल थी, देखने की ज़रूरत ये है कि फिर उन्हें पाकिस्तान 24 घंटे के लिए आने की ज़रूरत क्या थी? अगर यही सारा मामला था तो 24 घंटे के लिए पाकिस्तान वो क्यों वापस आई थी, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद? और इस वक्त सिर्फ फ्रस्ट्रेशन जो है वो नून लीग के कैंपों में हमें नज़र आ रही है। इसलिए बहुत सारे पुराने खिलाड़ी जो है आपको चंद दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ते हुए नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं अदालत के मामले के ऊपर कि अदालत के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, पाकिस्तान के नए चीफ़ जस्टिस, इस एक हफ़्ते में तहलका खेज़ समातें उन्होंने की, और तहलका खेज़ समातों के अंदर तहलका खेज़ रिमार्क से जिन्होंने बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा दी। एक ख़ास सियासी जमात ये समझती रही कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन और क़ानून को बालादस्त रखते हुए अपने बहुत सारे फ़ैसलों को निपटा रहे हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर मैं उनकी सियासी तारीख़ आप लोगों के सामने रखूं, जो उन्होंने अदालत में अपना वक्त गुजारा, 2011-12 में मैमो गेट कमीशन था, उसकी जब रिपोर्ट लिखी थी वो भी आइन और क़ानून को सामने रखते हुए लिखी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने।
اس کے بعد کوئٹہ کا جو بلاسٹ تھا اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے انہوں نے جب اس کے اوپر رپورٹ ایک دی تھی تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون ان کی بہت زیادہ مخالف ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے جا کے عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ 2019 میں فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس میں جو ایک ججمنٹ آئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اس پہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی ان سے، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی آ گیا تھا۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ وہ ریفرنس ایک معافی کے ساتھ واپس لے لیا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کو اوپن کیا ہے، تو اس میں دو اہم سیاستدان ہیں جن کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، اور باقاعدہ ججمنٹ کے اندر انہوں نے ان کا نام بھی لیا ہے۔ ایک تو شیخ رشید احمد صاحب ہیں اور دوسرے اعجاز الحق صاحب ہیں۔ ان دونوں کے اوپر بھی جو ہیں وہ سنگین قسم کے الزامات ہیں فیض آباد دھرنے کو لے کر۔ اب دیکھنا یہ کہ 28 ستمبر کو 3 رکنی بینچ جو یہ سماعت کرنے جا رہا ہے اس میں کون سی بڑی پیش رفت ہے جو ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے سیاسی مستقبل کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری ریاست کے لیے بہتر ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔